हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। और एक और बार मैं आपके साथ रूबरू हूं, कुछ नया सा डिस्कशन लेकर, कुछ नई सी बातें लेकर और कुछ नए बैचेस का अनाउंसमेंट लेकर। और आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सी गुड न्यूज भी आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। पर एक बात बहुत क्लियर सी है यार, ये जो साल आने वाला है या जो नया साल आने वाला है वो आपके सिलेक्शन को लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां लेकर आएगा, इतना वादा पक्का है। और अगर आप ये साकार देखना चाहते हैं अपने आप को, आगे आप इमेजिन करिए, आप अपने आप को वर्दी में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आज से आप स्ट्रेटेजी बनाकर एक तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। अभी तक इधर उधर भागने वाली स्टडी से कुछ नहीं होगा, अब आपको एक फोकस होना पड़ेगा, फोकस्ड होकर स्टडी करना पड़ेगी। और कुछ गुड न्यूज भी है, और गुड न्यूज भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहली बात तो ये, पहली जो जानकारी देनी है वो सीएसपी पे। तो भैया उन्होंने एक अपडेट दिया है, और वो अपडेट ये है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो जनवरी में होने वाला है, जैन में एग्जाम होने वाला है। उसके साथ साथ आप लोग का ये भी बोला गया कि आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा वो नवंबर में आ जाएगा। तो नवंबर की बात लेकर चलूं तो अभी सितंबर, आप समझिए एक मंथ बाद आपका नोटिफिकेशन आपके हाथ में होगा, आपको नोटिफिकेशन आ चुका होगा। और एग्जाम भी, अब ज्यादा एग्जाम के लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि अक्टूबर का पता नहीं चलेगा, नवंबर और दिसंबर जनवरी में एग्जाम है। आप ये मानकर चलिए कि आपका जो 2 से 3 मंथ का टाइम बचा है वो अब ज्यादा समय नहीं है जिसमें आप बहुत ज्यादा, आप समझे कि डिले कर पाओ। तो अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना बच्चों स्टार्ट कर दो। मैं आज भी कहता हूं कि एक पहली अपॉर्चुनिटी जिसमें आप सिलेक्शन लेकर जाएं। कब तक तैयारी करते रहोगे यार, यूं ही ऐसे लगे रहोगे? क्या क्या आप चाहते हो कि ये सफर कभी खत्म ना हो? ऐसा है क्या भैया? ये कोई रोड पे चलने वाला सफर थोड़ी है बेटा, हाईवे पिक्चर थोड़ी ना चल रही भाई। आपको चीजें पढ़नी है बेटा, खत्म करनी है। आपने एग्जाम में जितनी तैयारी की है अब उसको दिखाने का समय आ गया है। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो किस बात का वेट कर रहे हैं भाई? कौन आएगा? अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो भाई पहली बात तो ये कि नोटिफिकेशन अपडेट आ गया है, तो अपडेट के लिए तैयार रहिए। और मैं ये कहता हूं फिर से, क्योंकि मतलब सीएसबी में एयरफोर्स ने ढंग से एग्जाम कराया था इस बार, सही तरीके से रिजल्ट दिया था, सही टाइम पे रिजल्ट दिया था, तो हम ये मान सकते हैं कि अब सारे के सारे एग्जाम एट द सेम टाइम होने वाले हैं जो उन्होंने कहा है। और उन्होंने नोटिफिकेशन और अपडेट भी देखिए इस बार कितना जल्दी दे दिया है। तो अगर नोटिफिकेशन दे दिया है, अपडेट दे दिया है, तो भाई अब आप तैयार हो जाइए कि आपके एग्जाम अब आने वाला है, तो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी के साथ साथ मैं कुछ नई चीजें भी, एक इस बार भी तो आपको मैंने ब्लैक कलर का एक निशान लगाया हुआ है, इस बार फीमेल कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा सिलेक्शंस लेने का। यानी अब आप ये समझिए कि बहुत अच्छा मौका है गर्ल्स आपके पास कि आप इस बार सिलेक्शन लें, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मिस ना करें इस चीज को कि भैया आपका एग्जाम अब आने ही वाला है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस को सर्व करना चाहते हो, आपके लिए बेहतरीन मौका है इसमें जाने का, तो जरूर ज्वाइन करें। ऊपर से टेक्निकल फील्ड है तो आपको जरूर जाना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, एक तो ये, दूसरी बात हमने आपके लिए एक बीएसएफ आरओआरएम का भी, अच्छा इसके बारे में बता दूं आप लोगों को। आपको अगर बैच अभी हम बात लेकर चले तो बैच अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है जिसमें मात्र एक चैप्टर हुआ है, और उस बैच को हम दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। तो आप उस बैच को एनरोल कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लीजिए अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो। अगर आप चाहते हो एक बार में सिलेक्शन लो, वादा मेरा है आप सिलेक्ट होगे, लेकिन ये तभी होगा, पॉसिबल होगा जब मैं और आप, हम दोनों कंबाइंड होकर एक बहुत अच्छी स्टडी करके निकाल के लाएं, एक अंदर से आपके अंदर छिपा हुआ हीरा बाहर निकालें कि भैया आप सिलेक्शन ले सकते हो। दिखा दो उस बंदे को जिसने कभी आप पर उंगली उठाई हो कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये मौका है जिंदगी में वो दिखाने का, वो कर दिखाने का। तो भाई पहली बात तो ये कि भाई द मास्टर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप बैच को परचेस कर लीजिए। बैच को परचेस करने में कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए हम अवेलेबल है, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। बैच मेरा, मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर भी जानते हैं आप लोग वैसे, पर मैं फिर भी बता दूं, 8109723250 ये मेरा फोन नंबर है। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो। इसके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आपकी समस्या रिजॉल्व करने के लिए। दूसरी बात ये हुई कि उस पर बैच आपको 2 मिल जाएंगे, एक न्यू बैच है, एक ओल्ड बैच है। आप नया बैच लेंगे फायदा होगा, ओल्ड बैच थोड़ा सा सस्ता है लेकिन आप उसको भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि पुराने वाले सारे लेक्चर आपको नए वाले में ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा नए बैच आप लाइव पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस बैच वगैरह भी आएगा अभी आगे चल के। कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी लग जाओ यार, किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। इस बार सारे एग्जाम अपने हाथ लेकर जाओ, समझे? समय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, जिंदगी में स्किप मत करना है। इस बार जो मौका मिला है उसको पकड़ लो, कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए। हर एग्जाम में सिलेक्शन लेकर जाना है, समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए
बात लेकर चलो अपने आज की एक और बैच की, तो भैया एक बीएसएफ आरओ और आरएम का जो बैच था जिसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स आने वाली है यार, सबसे ज्यादा फिजिक्स आने वाली है, वो एग्जाम आ गया है। आप ये समझ लीजिए अगर आप फिजिक्स भी ढंग से प्रिपेयर करके गए तो आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, इतना समझ लीजिए। लेकिन मैं फिजिक्स और जीके साथ में लेकर आया हूं आपके साथ, तो आपके साथ शेयर करूंगा फिजिक्स और जीके। बाकी जो सब्जेक्ट्स है केमिस्ट्री इंग्लिश वगैरह भी वो भी जल्दी, मैथ्स वगैरह भी वो भी जल्दी इंक्लूड होंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम दोनों अभी 2 ही का लॉन्चिंग कर रहे हैं। जैसे उन लोगों पे भी, बाकी टीचर्स पे भी टाइम मिलता है उनको भी लेकर आऊंगा, तो वो लोग जो पढ़ाएंगे वो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए कुछ अलग से पेमेंट नहीं होगा, इसी के सब कुछ अंदर इंक्लूड होगा। बाकी बात लेकर चलूं तो आपकी जो मैंने फीस रखी है बहुत मिनिमम रखी है, हमेशा से रखता हूं, और मैं हमेशा से चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। बस मेरा इतना जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो चाहे ये वाले एक्सपेंसेस हो, रहने के एक्सपेंसेस हो या खाने के एक्सपेंसेस हो या इस रेंट, इसका रहना रेंट हो, भैया इसी रूम का सब कुछ है भैया, तो बिजली का खर्चा हो, बस उतना निकल जाए, उतना ही मैं चाहता हूं। मैं कोई करोड़पति नहीं होना चाहता भाई, है ना, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि बस डेली एक्सपेंसेस निकल जाए, इसी का इतना खर्चा है। तो भैया मैं सबसे मिनिमम फीस में 699 में आपके लिए बैच लेकर आया हूं, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। इस एग्जाम को लेने के लिए भी आप द मास्टर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। द मास्टर्स ऐप पर जाइए और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो द मास्टर्स ऐप पर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे सटीक, अगर आप सब यूट्यूब पे कुछ भी बताने में लगे हुए, सबसे सटीक सिलेक्शन चाहते हो, सबसे सटीक पढ़ाई चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा बैच को। मेरा बस इतना सा कहना है। तो आपका बैच ज्वाइन करने जा रहा हूं, 28 से आपका बैच स्टार्ट होगा फॉर 24 साइज। ये 24 घंटे के लिए जो मैंने फीस रखी है वो 699 है। आगे चल के ये फीस बढ़ जाएगी, तो आप अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत ही इसको ले लीजिएगा, ज्यादा समय मत लगाइएगा जिससे ज्यादा डिले हो, हम वो भी नहीं चाहते हैं। तो बेसिकली अगर बात लेकर चलूं तो बीएसएफ आरओआरएम का हमारे पास बैच ही है। अगर आपने इंस्टॉल कर जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा। आज हम एक और चीज करने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए एक बीएसएफ आरओआरएम का एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं, जिसको मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख लें और देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके सिलेबस को लेकर, इसके नोटिफिकेशन, इसके सिलेबस को लेकर नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, हाइट वगैरह, इन सब चीजों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपकी ऐप पर वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। फिजिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन हम एक साथ करेंगे जब पहला दिन होगा हमारा। आज तो हम हाल फिलहाल में एक प्रीवियस ईयर पेपर सेशन लेकर आए हैं, ताकि आपके साथ रूबरू कर सकें कि क्वेश्चंस आखिर किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ताकि आप उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलो आओ हम क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, ये 2019 के पेपर है, आरओ के पेपर का है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान समान रहता है, तो क्वेश्चन पूछा है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ये क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और क्योंकि हमें पता है जी तो पहले से ही नियत होता है और एम भी कांस्टेंट दे रखा है, और जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो जी का आर स्क्वायर के साथ सीधे सीधे संबंध स्थापित होगा। और इसकी बात लेकर चलो तो इसको लिख सकता हूं आर टू द पावर -2। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, डेल्टा जी बाई जी इंटू में 100% बराबर में हो जाएगा -2 इंटू में डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100%। और इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -2 इंटू में 1%, -1% क्योंकि डिक्रीज किया, और आंसर होगा 2%। 2% इंक्रीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन होगा 2% इंक्रीजेस। ए ऑप्शन आप इसका बच्चों लगाकर क्वेश्चन चलेंगे तो इसका उत्तर होगा 2C%। तो आप अगर पढ़ रहे हो बच्चों तो अच्छा पढ़ो, एक बार में सिलेक्शन लो, और वो तभी संभव है भाई जब आप ये वाला बैच लो। तो इसलिए कोई भी मिस मत करिएगा। आप में से जिसको मौका मिल रहा है, भले ही आप कुछ ना करें लेकिन बैच एटलीस्ट लेकर रखें, जो आपके कोस्ट गार्ड के लिए, नेवी के लिए भी काम आएगा। तो आप दोनों ही बैचेस की प्रिपरेशन इसके थ्रू कर पाएंगे। तो अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको बैच जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए अलग से कुछ बैच नहीं आने वाला है, यही बैच है जो उसके लिए भी काम आएगा। तो आप अगर नेवी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, या इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों बैचेस के लिए आप इसको लेकर रखो। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बच्चों क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब जिसकी एक तरंग दैर्ध्य हो, पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती है।
लाइट के बारे में बात लेकर चलो तो लाइट की एक क्वांटिटी है जो कभी नहीं बदलती है, चाहे वो मीडियम कोई भी हो, और वो है आपका फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम जाने पर उसको हम कहते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हम सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इस प्रश्न को। इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी तरंगे, और एक सेकंड में आने वाली तरंगे कभी नहीं बदलती हैं, चाहे माध्यम कुछ भी हो। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? आपको बताना है कि लैम्बर्ट लॉ का रिलेशन किस चीज से होता है। तो लैम्बर्ट लॉ का रिलेशन किस चीज से है, किससे है, ये आपको बताना है। तो लैम्बर्ट लॉ बेसिकली रिलेटेड होता है इल्यूमिनेशन से, रिलेटेड होता है, इस चीज का लॉ है, इसी को लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। तो इसका संबंध इसके साथ होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हिंदी में कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन इनमें से कब नहीं होता है, ये आपको बताना है। कौन सी कंडीशन जिम्मेदार है? देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बेसिक कंडीशन जो सबसे जरूरी चीज है वह है कि प्रकाश हमेशा सघन से विरल माध्यम जाना चाहिए। अगर लाइट डेंसर टू रेयर नहीं जा रही है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। TIR तभी देखने को बच्चों मिलेगा जब आपकी लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम जाए। तो कंडीशन तो एक सिंपल सी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन जो है वो कि लाइट जो है वो कहां से कहां जानी चाहिए। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट जानी चाहिए। तो सघन से विरल माध्यम जाएगी तभी ऐसा देखने को मिलेगा, अदरवाइज ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हमें यह बोला गया है प्रश्न में कि भैया कब नहीं होता, तो आपको कंडीशन चेक करनी है। क्या डेंसर टू रेयर है? बिल्कुल है भैया। ग्लास क्या होता है? सघन माध्यम है। पानी क्या है? रेयर विरल माध्यम है, तो इसमें होता है। तो हमें ऑप्शन बताना है नहीं होता है, डज नॉट अकर बताना है। तो ये भी है ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर, ये भी है डेंसर टू रेयर। सिर्फ चौथा ऑप्शन है जिसके अंदर रेयर टू डेंसर दे रखा है, क्योंकि वाटर क्या होता है? विरल माध्यम है, और ग्लास क्या है? सघन माध्यम है। तो इस केस में ऐसा होगा। तो इसका उत्तर नंबर आप क्या लगा के चलेंगे? डी ऑप्शन बच्चों आप लगाकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर अ फर्नेस receives मोस्ट ऑफ द हीट बाय। आपसे पूछा गया ज्यादातर ऊष्मा उसे किस कारण से मिलती है। देखिए, आग की भट्टी के सामने खड़े होना, आपने बचपन में देखा होगा कि आप शहर के से कहीं निकलते हो बगल से, तो है ना चार पार है ना लौंडे लपाड़े होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं बेटा? आग जला के बैठे रहते हैं बेटा, है ना, आपने देखा होगा, और आराम से हाथ ताप रहे होते हैं, हाथ सेक रहे होते हैं। तो क्या वो आग के ऊपर बैठकर सेकते हैं या आग के ऊपर हाथ रख के सेकते हैं? नहीं, वो सामने बैठकर सेकते हैं। अब आग से सामने कौन सी किरणें? वो तो आपकी रेडिएशन विकिरण है ना। वास्तविकता में सामने जो चीज लगती है वो विकिरण है, क्योंकि विकिरण जो होते हैं वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनको अवरक्त किरणें कहते हैं, यानी इंफ्रारेड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये हमेशा सीधी दिशा में निकलते हैं, और इसी कारण से आग के सामने भी आपको लग रहा होता है। संवहन होता, अगर कन्वेक्शन होता तो ये आग के ऊपर होता। आग में हाथ तो डाल नहीं रहे, तो कंडक्शन तो है नहीं, चालन तो है। तो बेसिकली अगर बात लेकर चलो तो इसका जो आंसर होगा वो रेडिएशन होगा, और आग की भट्टी के सामने जो गर्मी लगती है वो विकिरण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे बोला गया कि 6 mm के व्यास वाले तार है, जिसकी एक निश्चित लंबाई है, कुछ लंबाई होगी, जिसका लंबाई है उसका 5 ओम रेसिस्टेंस है, और क्वेश्चन में बोला गया उसका रेसिस्टेंस 5 ओम दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया कि तार इस तरीके से खींचा जाता है कि पहले इसका पहले इसके जो डायमीटर था, व्यास था, वो 6 mm था, और अब जो डायमीटर है वो कितना कर दिया गया है? 3 mm है। तो मेरी बात समझिएगा, R1 5 ओम था जब डायमीटर की वैल्यू यानी D की वैल्यू 6 mm थी, और आपसे बोला गया R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब आपकी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 mm हो जाएगी। पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध और डायमीटर व्यास के बीच में संबंध क्या है। जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं तो वायर को खींचने में याद कीजिए, एक चीज के बदलने से दूसरी चीज बदलती है, और तब फॉर्मूले का इस्तेमाल आप ये करते हो, L1/L2 का होल स्क्वायर बराबर में A2/A1 का होल स्क्वायर बराबर में R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4 बराबर D2 की पावर 4 अपॉन D1 की पावर 4, इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब बच्चों इसको यूज करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे R1/R2 डायमीटर के साथ यूज करोगे तो D2/D1 की पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो पहला R दे रखा है 5 ओम, दूसरा R निकालना है। पाद का डायमीटर की बात लेकर चलूं तो 3 mm है, पहले की बात लेकर चलूं तो 6 mm है। कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे कन्वर्ट करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। इसकी बात लेकर चलो तो R2 यहां से निकालते हैं, R2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 2 का 16, 16 5 80, आंसर निकलेगा 80 ओम, यानी ऑप्शन नंबर की बात लेकर चलो तो 80 ओम इज द राइट
राइट आंसर। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं और ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन के लेवल की बात लेकर चलो तो एग्जाम में कुछ खास लेवल नहीं है, वही क्वेश्चंस आते हैं जो एज इट इज आपके एग्जाम के लिए है। अगर थोड़ा सा पैटर्न को बढ़ा दिया जाए तो मानते हैं कि नेवी के एग्जाम जैसा आपका पेपर आ सकता है, कोस्ट गार्ड के एग्जाम जैसा। नेक्स्ट चीज पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब इनमें से कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है, ये क्वेश्चन की बात किया है। Which one of the following pairs is not correctly match? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको मुझे बताकर चलना है। चलिए जानते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच है और कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा करेक्टली मैच होगा। पहली बात है कि कैपेसिटेंस की बात लेकर चलो तो कैपेसिटेंस की धारिता कूलाम पर वोल्ट है। कूलाम पर वोल्ट देख लेते हैं, है कि नहीं। तो आपको पता है कैपेसिटेंस सी होता है और सी बराबर होता है क्यू बाय वी। तो पहला तो सही है, हमसे बोला कि गलत कौन सा है, गलत बताना है। सेकेंड ऑप्शन की बात लेकर चलो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी होता है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये भी सही बात है, दोनों गलत तो है नहीं, हमें तो गलत बताना है। कूलाम बल, कूलाम फोर्स की जो यूनिट है वो कूलाम फोर्स की यूनिट कूलाम इनटू वोल्ट मीटर, ये क्या चक्कर है भैया जी, ये तो साफ गलत है बेटा। कूलाम फोर्स F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, उससे कोई मतलब तो है नहीं, यूनिट हो रही न्यूटन और ऐसा कुछ है नहीं। और कूलाम इनटू वोल्ट मीटर, तो कुछ वोल्ट मीटर क्या होता है भैया, वोल्ट मीटर कहां से आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर साफ साफ भैया सी ऑप्शन गलत है और हमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। डी ऑप्शन सही है क्योंकि हम जानते हैं ई का फॉर्मूला होता है V/D होता है माइनस में, और आप जानते हैं भैया इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइएगा सही उत्तर क्या निकल कर आ रहा है। आपसे बोला गया कि कौन सा स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के प्रयोग में आता है, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, और वो है आपका स्टेप और स्टेप डाउन करने वाली चीज का नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज या करंट को कम ज्यादा करता है। आप जानते हैं वोल्टेज को अप करता है, तो जब वोल्टेज अप होगा तो करंट क्या होगा, डाउन होगा, धारा क्या होगी, कम होगी। जब वोल्टेज डाउन होगा, जब विभव कम होगा तो धारा क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो वोल्टेज डाउन होगा, करंट बढ़ेगा। डायनामो जानते हैं आप, कंडक्टर जानते हैं, इंडक्टर जानते हैं, तो आप सबसे बात लेकर चलो तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली डायनामो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए या बदलने के लिए उपयोग होता है। कंडक्टर आप जानते हैं चालक है, ये तो धारा को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज होता है। इंडक्टर प्रेरक आप जानते हैं चुंबकीय आवेशों को संचित करने का काम करता है। तो बेसिकली एक ही आंसर है ट्रांसफॉर्मर, हम बचपन से जानते हैं, रिक्शे वाला भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an equilateral triangle has been constructed with a uniform wire whose resistance per unit length is 4 ohm per centimeter. Okay, if the length of each side is 10 centimeter, the resistance across any side will be। तो आपसे पूछा गया कि रेसिस्टेंस किन्हीं भी दो उसके अलाउ कितना होगा। चलिए काम करते हैं, पहले रेसिस्टेंस बना लेते हैं। बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलिए एक ट्रायंगल बना देते हैं, और बोला गया कि किसी भी दो साइड के तुल्य आपको प्रतिरोध बताना है, और आपसे यह भी कहा गया है कि इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका जो प्रति इकाई की लंबाई प्रतिरोध है, इसका जो रेसिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ है वो है 4 ओम दे रखा है पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर कितना दे रखा है बच्चों, 4 ओम दे रखा है। अगर पर सेंटीमीटर 4 ओम दे रखा है, पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, बोला गया है कि लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई है। भैया अगर 1 सेंटीमीटर का इतना प्रतिरोध है तो 10 सेंटीमीटर का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका प्रतिरोध होगा भैया जी कितना, 40 होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना होगा 40, और यहां का भी प्रतिरोध कितना होगा, फिर 40 हो जाएगा, और यहां का भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, 40 और 40 हो जाएगा। अगर दोनों साइड का प्रतिरोध 40 और 40 ओम हो गया तो बस ये दोनों किसमें है बेटा, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आंसर कितना निकलेगा, 80, और 80 और 40 किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आंसर निकलेगा 80 इंटू में हो जाएगा 40 अपॉन में हो जाएगा 80 प्लस 40। आंसर की बात लेकर चलो तो 8 चौक 32 यानी 3200 अपॉन में हो गया 120, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 332 अपॉन में 12 हो जाएगा, 320 अपॉन में 12 हो जाएगा। इसकी बात लेकर चलो तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 40/3, यानी इसके आंसर के बाद 80/3 इसका आंसर निकलेगा, है ना। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये बता दें 4 से 4 12 हो जाएगा, और इसका आंसर निकलेगा 4 8 32, 80/3। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए आंसर इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। तो इसका आंसर जो आप लगा के चलेंगे वो होगा ए 80/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर बताइएगा। When all the molecules in a magnet arrange themselves in the direction of magnetic field, the condition is called। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है जब एक चुंबक के सभी अणु चुंबकीय क्षेत्र दिशा की स्वयं को व्यवस्थित करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है।
ये क्वेश्चन पूछा गया कि उस स्थिति को बच्चों क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बात लेकर चलूं, तो उस स्थिति को बात लेकर चलूं तो उसको आप सैचुरेशन कहकर चलते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके बाद कुछ नहीं होना। तो जैसे आप उसको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में रखते हैं, सब एक ही दिशा में अरेंज हो जाते हैं, या तो हो सकता है उसकी दिशा में या उसके विपरीत हो। वो तो डिपेंड करता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, लो चुंबकीय पदार्थ है, उस पर डिपेंड करता है। पर इस कॉन्सेप्ट का नाम होगा सैचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यानी जो आपके बार मैग्नेट होते हैं उसके पे क्या होता है, बार के केंद्र पे, मतलब बार मैग्नेट के केंद्र पे, चुंबक के केंद्र पे पूछा गया है। कितना आंसर होगा, तो चुंबक के केंद्र की बात लेकर चलिए कि चुंबक के केंद्र में कितना होगा और कितना नहीं होगा, और वो होगा चुंबक के केंद्र की बात लेकर चलूं तो ये होगा आप लोगों का 0 0 इसका सही उत्तर होगा। तो आंसर नंबर आप 0 लगाकर बच्चों चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। सबसे बड़ा वोल्टेज क्या है जो सुरक्षित रूप से 50 ओम 0.5 वॉट प्रतिरोधक पर लागू हो सकता है। मतलब आपको पोटेंशियल बताकर चलना है कि विभव कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतने पे लगाया जा सकता है। लार्जेस्ट कितनी, मतलब कितना वोल्टेज अधिकतम लगाया जा सकता है इतने प्रतिरोध पर। चलिए वोल्टेज बताना है। क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, आपको पावर दी गई है, पावर दे रखी है 0.5 वॉट। चलिए जी, आपको यह भी बोला गया कि आर की वैल्यू कितनी है, 50 ओम है। चलिए ठीक है, आपको वी बताना है, वी कितना होगा, यही है। आपको वी बताना है वी की वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी, बस इतना सा क्वेश्चन है। हमें ये पता है बच्चों, अगर मैं बात लेकर चलूं तो ठीक है, लार्जेस्ट वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी अप्लाइड वोल्टेज क्या है, सेफली अप्लाई अक्रॉस अ 50 ओम 0.5 वॉट रेसिस्टर। ठीक है, 0.5 वॉट रेसिस्टर कितना होगा कितना नहीं होगा, ये बारे में बात लेकर चलनी है। हो गया भैया, चलिए। तो हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता है, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, और वो फॉर्मूले कौन से हैं अगर बात लेकर चलो तो आपने P बराबर VI फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, है ना। इसके बाद लेकर चलो तो आपने P बराबर I²R पढ़ा होगा, आपने P का फॉर्मूला V² बटा R भी पढ़ा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अबे क्या हो रहा है। क्वेश्चन की बात लेकर चलो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा P बराबर V² बटा R, और यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू निकलेगी, पावर दे रखा है 0.5, 0.5 बराबर हो जाएगा V² अपॉन में R की बात लेकर चलो तो R इज 50 ओम, 50 ओम को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा V² बराबर में हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 एक 0 से 25, 25 का अंडर में हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, और इसकी वैल्यू की बात लेकर चलो तो 5 निकल कर आएगा, यानी आंसर नंबर जो होगा वो होगा 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर इसका ये निकल कर आएगा। तो आंसर नंबर हम इसमें लगा के चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात। चलिए 5 वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को समझिएगा क्या होगा, थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझिएगा। क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय 100 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 5000 जूल ऑफ एनर्जी। आपसे पूछा गया कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और आपको टाइम निकालना है और पावर आपको दे रखी है और आपको ऊर्जा दे रखी है, आपको बताना है कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, 2 कौड़ी का क्वेश्चन। आपको पता है पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, और पावर की बात लेकर चलो तो पावर कितनी दे रखी है, पावर 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट बराबर में एनर्जी दे रखी है 5000, अपॉन में कितना है, टाइम आपको निकालना है। टाइम बराबर कितना होगा 5000, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर निकलेगा 50 सेकंड। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी आंसर इसका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू। आपसे पूछा किसके विपरीत होगी, वो आपको बताना है कि वैद्युत धारा की जो होगी वो किसके अपोजिट होगी, किसके अपोजिट नहीं होगी, वो आपको बताकर चलना है। चलिए, हमें सिंपल सी बात पता है कि किसके अपोजिट होती है। एक सेकंड रुकिएगा, ये बार बार टुंग टुंग करता ही रहेगा। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है जी, ऑप्शन की बात लेकर चलो, इसका आंसर नंबर कितना होगा। क्वेश्चन का इसका आंसर होगा कि भैया जी ये कन्वेंशनल करंट, या ये समझ लीजिए होल्स के अपोजिट चलता है जिसके हम बात करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल। तो इसका आंसर नंबर ए लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखिएगा,
द स्पेस बिटवीन द वॉल्स ऑफ अ थर्मस फ्लास्क इज अ वैक्यूम इन ऑर्डर टू अवॉइड हीट एक्सचेंज। एक्चुअली में क्या होता है, जो थर्मस फ्लास्क बनते हैं, थर्मस फ्लास्क के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। आप देखना खोखले टाइप के थर्मस फ्लास्क आपको देखने को मिलेंगे। तो जो थर्मस फ्लास्क बीच में से खोखले होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है, क्या रोक लेते हैं आप उसको, जो बीच में वैक्यूम भरते हो उस निर्वात में रखने से आप रोक क्या लेते हो, वो आपसे प्रश्न बच्चों पूछा गया है। क्या रोक लेते हैं, अगर बात लेकर चलें तो किस चीज को आप रोक पाते हैं, तो बेसिकली आप सब चीजों को रोक पाते हैं। पहली बात तो आप कंडक्शन रोक पाते हैं, आराम से खुला करो बेटा, कंडक्शन रोक पाते हैं, चालन रोक पाते हैं, और दूसरा क्या रोक पाते हैं, कन्वेक्शन यानी संवहन भी रोक पाते हैं। आप दोनों ही चीजों को रोक पाते हैं और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन नहीं रोक पाता, क्योंकि रेडिएशन जिनको हम विकिरण कहते हैं वो निर्वात में भी चल सकते हैं, तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन होते हैं, विकिरण होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो बच्चों किसी से नहीं रुकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, आप देख पा रहे हो इसका आंसर बताइए बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको आप क्या कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर मुझे बताकर चलना है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपको साथ साथ पता चल रहा है कि इसको हम फ्लक्स कहकर चलते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यानी एक एकांकी क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहकर चलते हैं। इसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नीतीश कुमार का फोन आ रहा है भैया। चलिए, तो वैद्युत फ्लक्स इसको कहकर चलते हैं, सीधी सीधी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला एक रहा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर वी नीड टू कनेक्ट अ सुटेबल। आपको ये बताना है कि अगर आप एमीटर बनाना चाहते हो और एमीटर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप ये समझ लीजिए एमीटर, क्योंकि रेंज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, रेंज बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर बांध रहे हो। क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो पहले ही से कम धारा नापता है, तो आपको रेंज बढ़ाना है, इसका मतलब आपको एमीटर बनाना है। अब गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनेगा या रेंज कैसे बढ़ेगी, एक ही बात है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या काम करके चलोगे, तो ये एमीटर बनाना है। एमीटर बनाने के लिए इसके ये सीरीज में जुड़ता, मतलब इसके पैरेलल में जोड़ना है, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी समांतर में निम्न प्रतिरोध अगर आप जोड़कर चलते हैं तो यही क्या होगा, इसका उत्तर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर बताते हैं कि इसका आंसर कितना होगा और कितना नहीं होगा। चलिए आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपसे बोला गया कि दो वाइब्रेशंस हैं 0.4 सेकंड में, तो इसका उत्तर कितना निकल कर आएगा। चलिए आंसर बता दीजिए जल्दी से, कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो आपको दिख गया होगा, क्वेश्चन की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आपसे पूछा गया है कि इसकी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी, कितनी नहीं होगी, तो आपको एफ निकाल के चलना है। और एफ की बात लेकर चलो तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ निकालते हैं जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो पर सेकंड, उसी को तो कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, इसी को कहकर चलते हैं। इसकी बात लेकर चलो तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, बात लेकर चलो तो दो वाइब्रेशन है, अपॉन कितना है 0.4 है, 0.4 5 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 5 हर्ट्ज, यानी इसका उत्तर नंबर निकल कर चलेगा बच्चों 5, इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा एक और, तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप या टेक्निकल क्वेश्चन बोल दो, काफी सारे आते हैं इस पेपर में। अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 2, अच्छा एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मीटर, ओके 2 मीटर, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोला गया अधिकतम चाल कितनी होगी, कण की बतानी है, एसएचएम मतलब कण की बतानी है, अधिकतम चाल कितनी होगी। और आप जानते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल जो निकालते हैं, नहीं ठीक है, जो निकालते हैं वो होती है मैक्सिमम स्पीड जो होती है, उसकी बात लेकर चलूं तो कितनी होती है पार्टिकल की यानी कण की स्पीड, तो आप जानते हैं उसकी वी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ए इंटू ओमेगा होता है, हमें ये पता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी हो जाएगा, ये बात भी हमें पता है।
कुछ बोल रखा है? ठीक है, तो सब कुछ वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू आप लोगों को दी गई है, ए दे रखा है 2 मीटर, इंटू में हो जाएगा 2 पाई, अपॉन में हो जाएगा टी। टी की वैल्यू भी दे रखी है 2 सेकंड, 2 से 2 कटेगा, आंसर आएगा 2 पाई। 2 पाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन चेक करोगे तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर निकलेगा। और इसका उत्तर नंबर बच्चों आप क्या लगा कर चलोगे? 2 पाई इसका उत्तर लगाकर चलोगे। क्या बात समझ में आई बच्चों? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो चलिए चलिए क्वेश्चंस की बात लेकर चलो बच्चों। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, और आज के क्वेश्चंस होते हैं खत्म। तो ये क्वेश्चन को इस तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में आता है। क्वेश्चंस की बात लेकर चलो तो कुछ खास नहीं आते हैं आपके। पेपर जो आता है वो बहुत इजी आता है, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ यार, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बीएसएफ के लिए एलिजिबल है तो यार इस एग्जाम को जरूर पढ़ो। रेडियो ऑपरेटर की जॉब बहुत बहुत अच्छी होती है यार, और ये जो मौका है ना, ये हर किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फिजिक्स आ रही है, और बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो इसकी वजह से नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी, तो आप ये समझिए कि आप चुटकियों में इस एग्जाम को निकाल दोगे यार। बहुत आसानी से क्रैक करके चले जाओगे इस एग्जाम को, और सिलेक्शन लेकर चले जाओगे, फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। इतना मेरा वादा है, अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन करते हैं तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टर्न। और आपके बैचेस का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लेक्चर्स आते रहते हैं, आप उसको भी देखिएगा। द मास्टर्स ऐप को डाउनलोड करना भी मत भूलिएगा, उस ऐप को भी आप जरूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप के बाद भी हम जरूर मिलेंगे। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड लक, खुश रहिए, मजे करिए और मिलते रहेंगे। चलिए टेक केयर।